आरिफ अलवी सिद्क़ के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। प्रोग्राम के पहले से मैं बात करेंगे ममनून हुसैन साहब की ऐवान सदर से रवानगी और डॉक्टर आरिफ अलवी की आमद की। आम इंतखाबात के बाद तमाम असम्बलियों में हर तरह की वोटिंग का सिलसिला मुकम्मल हो चुका है और तहरीक इंसाफ ने तमाम अहम ओहदों पर अपने अराकीन को नामजद करा लिया। अब तमाम ओहदों के साथ साथ सदर का ओहदा भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। गो के आइन के तहत सदर को महदूद इख्तियारात हासिल हैं, मगर क्या साबिक सदूर ने इन इख्तियारात को भी इस्तेमाल करना मुनासिब समझा? और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं सदारती मनसब संभालने के बाद, कितने एक्टिव नज़र आएंगे और क्या माजी के सदूर ने अपने ओहदे का इस्तेमाल रियासत से ज़्यादा पार्टी के लिए किया, उस पर भी बात करेंगे। जनाब बाकिर आरिफ अलवी साहब 13वें सदर मुंतखब हो गए। इसके बाद पंजाब का जो फर्स्ट 100 डे प्लान है और बलूचिस्तान की जो मखलूत हुकूमत है उसमें जो आपको अब उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ें सर, माजी के तल्ख तजर्बे अगर सामने रखें, मुझे जो एक बात समझ नहीं आ रही, अगर आप कुछ हमारे ऑपेड्स पढ़ें और हालांकि वो लोग मेन स्ट्रीम सियासी जमातों से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन कुछ आपके तज्जियाकार, कुछ आपके टेक्नोक्रेट, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जो अब अपनी सियासी जमात के सरबराह बन चुके हैं, वो बार बार सर ये एक नारा है कि सदारती निज़ाम को वापस आना चाहिए, अगर कभी पहले था। लेकिन शायद वो ये बात नहीं समझ पाते बाकिर साहब कि सदारती निज़ाम को पहले तो हम ट्राई कर चुके हैं, चाहे वो अयूब खान साहब का दौर हो, याया खान साहब का दौर हो, ज़िया साहब का दौर हो, 8वीं तरमीम सर, फिर 62-2B के बाद जब गुलाम इसाक खान साहब ने लोगों को घर भेजा, फारूक लगारी साहब ने शहीद मोहतरमा को घर भेजा, तो क्या हम अब इस चीज़ से आगे बढ़ सकते हैं और कह सकते हैं कि जी ये फेडरेशन को कमज़ोर करने वाली बात है? और सरवर बारी साहब ने भी उस दिन इतने ही साफ अल्फाज में ये बात की थी, 58-2B, सॉरी 58-2B, नॉट 62। नहीं, इसका जो है कि अब हम इस सिस्टम को इतना कर चुके हैं, मतलब अगर आप पिछले तजर्बात छोड़ें तो अभी पिछले 10 साल से भी हम इसी पार्लिमानी निज़ाम के साथ ही तजर्बे कर रहे हैं। अब हम मेरे ख्याल में आगे बढ़ें। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम एक अच्छा है, आहिस्ते आहिस्ते इवॉल्व हो रहा है, इसकी अपनी खामियां ज़रूर हैं, लेकिन बजाय कि हम कहें कि जिसको अब अबॉलिश करके अब फिर दोबारा से हम प्रेसिडेंशियल के ऊपर जाएं, सिस्टम के ऊपर, जहाँ पर हमें जो आपने बात की तल्ख तजर्बात की, वो अपनी जगह ठीक है कि अब हमारे सामने अगर हमसे 10 साल जिसकी जमहूरियत की बात करते हैं, यही अगर हम अपने सामने तजर्बा रख लें तो जो जरदारी साहब का पीरियड है और ममनून साहब का पीरियड है, इन दो के दरमियान अब एक बैलेंस स्ट्राइक करने की बात है कि जिस तरह कि उस वक्त अगरचे वो कहते हैं कि जी उन्होंने 18वीं तरमीम के ज़रिए सारे इख्तियारात मुंतकिल कर दिए, लेकिन उस वक्त हुकूमत ईवान सदर से ही रिमोट कंट्रोल होती थी उनके तमाम टेन्योर में, 5 साल आप देख लें। उसके अलावा ममनून साहब आए तो उस वक्त आपको सदर बिल्कुल ही सीन से गायब नजर आए। तो हमें एक अब ऐसा सदर चाहिए जो उस ओहदे के वकार पर भी पूरा उतरे और जब भी जैसे आपने हलफ उन्हें लेते हुए सुना, वो अपने आइन के साथ भी वफादार रहे और ये चीज़ अब उनको मतलब अपने फेडरेशन की नुमाइंदगी वहां जाकर कर पाए और बिल्कुल खामोशी के साथ जाके कोई एक अपने सर पे सवार कर लिया ना कि सेरेमोनियल सदर होता है। सदर की बेशुमार फ़राइज़ हैं जो अगर वो अपना फ़राइज़ मनसबी सही तरह अदा करेंगे तो ये वो अपने पार्टी के उन्हें सदर नहीं होना चाहिए, उन्हें उस टोकनिज्म जो एक है या सेरेमोनियल नेचर है उससे बढ़कर करना है। बाकिर साहब इसमें कोई दो राय नहीं हो सकते। अगर आप आर्टिकल 41 भी उठा लें तो उधर साफ है सर कि सदर, क्योंकि वो फेडरेशन की जो इत्तेहाद है उसकी दफा करता है, उसके अपने कुछ इख्तियारात हैं और आप बेशक पार्लिमानी निज़ाम को जितना भी मजबूत कर लें उसकी वो अहमियत रहेगी, वो सिर्फ और सिर्फ रवायती या सिर्फ और सिर्फ अलामती नहीं है। लेकिन जरदारी साहब का शायद केस थोड़ा सा मुख्तलिफ इस तरह था कि आप पार्टी के चेयरमैन भी थे और पार्टी के चेयरमैन मेरे ख्याल से सिर्फ सियासी जमातों की तारीख में पहले ऐसे पार्टी चेयरमैन थे जिनको वरासत में अपनी सियासी जमात मिली थी, तो उससे उनका जो गिरफ्त था वो मज़ीद मजबूत हो गया था। जो 58-2B की पावर थी वो गुलाम इसाक खान साहब को, लगारी साहब को शायद वो लेवरेज करती थी, उससे पहले जो थे वो तमाम आपके फौजी आमिर थे। कहना मैं ये चाह रहा हूँ बाकिर साहब के लेफ्ट टू देयर ओन डिवाइसेस आपके जो सदर रहे हैं वो रफ़ीक तार साहब रहे हैं,
وہ फजल इलाही चौधरी साहब रहे हैं, वो ममनून हुसैन साहब रहे हैं। अब मैं बहुत ये उम्मीद करता हूँ जिस तरह आपने कहा कि सदर के वकार पे उतरने का इस तरह का कोई उम्मीदवार आए जो उस तरह के जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो फ़राइज़ अंजाम दे सके, वो पूरे कर सके। लेकिन सुन लेते हैं आरिफ अलवी साहब का भी क्या कहना था इसी के पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर हूँगा और मेरी ख्वाहिश ये है कि आइन के दायरे कार में रहते हुए बहुत सारे नॉन पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, और उसके अंदर पानी है, उसके अंदर सेहत है, उसके अंदर प्रिवेंटिव मेडिसिन है, उसके अंदर सैनिटेशन है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मैं कर सकता हूँ अपने दायरे कार में रहते हुए। कहा उन्होंने कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सदर, आई होप इट्स स्लिप ऑफ टंग जनाब, लेकिन ये उन्होंने शायद दुरुस्त तौर पे आइडेंटिफाई किया कि जी ये वो फील्ड्स हैं, वो दायरे हैं जिनमें सदर का काफ़ी मुस्बत किरदार हो सकता है। लेकिन जनाब आपको फिर भी कवानीन के हदूद में रहना होगा। लाहौर हाई कोर्ट के भी बहुत अहम तरीन फैसले हैं इसी नुक्ते पे, जो अगर आप उन फैसलों की रोशनी में प्रेसिडेंशियल पावर्स को देखेंगे तो वाकई में बहुत ज़्यादा आपका एक महदूद रोल होता है। नहीं, आपने इसका यह है कि जब वो अपने आप को पार्टी का सदर के तौर पे ही रखते हैं तो उनको उनकी जो रूलिंग पार्टी होती है वो फॉर ग्रांटेड लेती रहती है। अभी जो सदर अपने आप को मैंने शायद उनकी स्टेटमेंट भी कहीं देखी कि मैं आपको विजिबल रहूँगा अपने दौरे सदारत में, और यहाँ पर मैं एक कैवियट भी लगाता जाऊँ कि पॉसिबल है कि ये सदर 10 साल रहें। लेकिन अब अगर हम उनके प्रेडेसेसर पे भी आ जाएं जनाब ममनून हुसैन साहब, उनकी भी एक्सेप्शन थे वो जो 3 आप सदूर के नाम लेते हैं उनमें भी वो एक एक्सेप्शन थे, उसमें भी वो एक एक्सेप्शन थे ममनून हुसैन साहब। उनकी आज तारीफ हो रही है सर, कई निजी चैनल भी तारीफ कर रहे हैं कि ममनून हुसैन साहब ने बैनुल अक़वामी दौरों पे सिर्फ और सिर्फ उर्दू ज़ुबान में अपनी सारी तकरीरें अभी उनका अच्छा उर्दू की मैं आपको बता दूं कि एक और शख्स भी उनको इम्यूलेट करने जा रहे हैं। अब जब शाह महमूद कुरैशी साहब UNGA जाएंगे, फख्र है जी, तो उन्होंने वहां पर इंडिकेट किया है कि वो इस दफा उर्दू में तकरीर करें। लेकिन सर मैं करना ये चाह रहा हूँ कि जो भी पॉजिटिव स्टेप्स हैं ममनून हुसैन साहब ने जो भी किए हों, बेशक वो उर्दू ज़ुबान को बुलंद करना हो, बेशक वो सादगी अपनाना हो, हालांकि लोग ने कहा ये भी ऐवान सदर के जो एक्सपेंडिचर थे वो सबके सामने। 1-2 बयानात बाकिर साहब आपकी खिदमत में ज़रा पेश करते हैं और फिर आपके तज्ज़िये से मुस्तफ़ीद होते हैं। ये सर उन्होंने कहा था इस्लामी बैंकिंग निज़ाम के बारे में, और जो एक सूद के मुतालिक भी एक सोच है यहाँ। ये जो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस से जो लोग कर्जा लेते हैं और उस पर सूद भी देते हैं, तो मैं उलमा से ये गुजारिश करता हूँ इस पर गौर करें कि चूँकि मजबूरी है, कोई और रास्ता नहीं है उनके लिए, तो मैं समझता हूँ कि वो उनके लिए ये सूद की अदायगी को जायज़ करार दिया जाए, इस पर बहस करें। एक तो सर ये उनके कुछ तारीखी थे जिसमें सूद के बारे में उन्होंने बात की थी। उन्होंने साथ में और बिजनेस ग्रेजुएट है इसके पीछे पूरी बिजनेस लॉजिक होगी। बिल्कुल सर, इसके पीछे है बिजनेस लॉजिक है, कराची शहर से भी ताल्लुक है उनका, फाइनेंशियल हब। लेकिन उससे आगे बढ़ के वैलेंटाइंस डे की भी उन्होंने सख्त मुखालफत की थी, और साथ में वो दूसरा एंड है। लेकिन जो सबसे उनका तारीखी बयान था मेरे मुताबिक बाकिर साहब, आप शायद इख्तिलाफ करें, पिछले 5 साल का, वो अभी सुन लेते हैं। अब वो वक्त आ रहा है, ये जो पनामा लीक्स है जो आपने देखा है ना, ये मामला जो उठा है, ये भी कुदरत की तरफ से उठा है, और इसकी वजह से पता नहीं कौन कौन से मामलात उठेंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं जो अपने बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि साहब हमने तो ये कर लिया, वो कर लिया, उनका कुछ नहीं हो सकता। आप देखिएगा कैसे कैसे लोग पकड़ में आएंगे। सर उनका कुछ भी नहीं हो सकता, देखें कैसे लोग उस पकड़ में आएंगे। मेरा ख्याल में बताते चले कि ये पनामा के फैसले से पहले बहुत पहले से, और ये बिल्कुल दरवेश सिफ्त इंसान थे। इन्होंने जैसा प्रेडिक्शन की है शायद कोई और प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। और आपने दूसरा एक्सपेंडिचर्स की बात की कि ऑस्टेरिटी, बड़ा सादा जिंदगी। मेरा ये सवाल है कि टैक्स पेयर मनी के ऊपर प्रेसिडेंट का ऑफिस चलता है। हमें एक एक्टिव प्रेसिडेंट, असर्टिव नहीं बेशक, लेकिन एक प्रोएक्टिव प्रेसिडेंसी चाहिए कि कम से कम जो टैक्स पेयर का पैसा सदर पे लग रहा है उसका कोई जवाब हो, कोई उसका अकाउंटेबल हो। ये चाह रहे हैं कि सदर को हमारे पैसे पूरे करने चाहिए, आज खर्चा पूरा करना चाहिए, ये कह रहे हैं आप जैसे। लेकिन जो उन्होंने पैनामा के मुतालिक कहा था, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि दरवेश सिर्फ सर, और वो इसीलिए क्योंकि 2016 में आपको याद होगा एक मीडिया का एक बैकलैश था,
एहतसाब, क्या मतलब एहतसाब? जमहूरियत खतरे में है, बाकी 500 और लोग हैं उस पैनमा की फहरिस्त में, आप उनके पीछे क्यों नहीं जा रहे? जो दिफा है कतरी खतों का वो भी प्लॉजिबल हो सकता है। इतनी एक आपको आर्ग्यूमेंट्स मिली थी कि ममनून हुसैन साहब की बातों में उस तरह का वजन नहीं नुमाया हुआ जो फिर बाद में सच साबित हुआ। जनाब 20 अप्रैल के फैसले से, 27 जुलाई के फैसले से, नैब के फैसले से ममनून हुसैन साहब वाकई में एक सूद शेर निकले सर। उनको मुस्तकबिल का पता था। खैर, हम उनको खैर बात कहते हैं सर, और अच्छे अल्फाज के साथ अब रुखसत करते हैं। दुआएं आरिफ अलवी साहब के लिए नेक ख्वाहिशात के कम से कम एक अच्छे सदर साबित हो, और हम 5 साल बाद हमारी जगह कोई और शायद बैठे हो या हम ही बैठे हो तो अच्छे अल्फाज में उनको याद करें और इसी तरह से क्रिटिसाइज ना करें। वेरी नाइस बाकिर साहब। और अगले से में बात करेंगे, पंजाब हुकूमत ने अपने पहले 100 दिन का लाहे अमल का ऐलान कर दिया है। वो क्या है और किस तरह उसको वो मुमकिन करेंगे? रहेगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दोहरा। इस हिस्से में बात करेंगे वफाक के बाद पंजाब के 100 दिन के प्लान की, जो कल वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से सामने आया है। अगर इस प्लान को देखा जाए तो उसमें उन तमाम मसाइल की तरफ तवज्जो दी गई है जो पिछली कई दहाइयों से चले आ रहे हैं। साफ पानी की फराहमी, गुर्बत का खात्मा, तालीम और सेहत के शोबे में रिफॉर्म्स ऐसे इकदाम हैं जिनको इब्तदाई 100 दिन के प्लान में शामिल किया गया। बज़ाहिर ये प्लान तो काफ़ी मुतासर को नज़र आ रहा है, मगर सवाल ये है कि उस पर अमल दरामद किस हद तक मुमकिन हो पाएगा। और सूबा पंजाब जो आबादी के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, उसके मसाइल को एड्रेस करना कितना बड़ा चैलेंज होगा, और क्या उस्मान बुज़दार साहब को अपनी टीम के हमरा उन चैलेंजेस का सामना करना कितना आसान, कितना मुश्किल होगा, उस पर भी बात करेंगे। बाकिर साहब, ये बहुत अच्छी बात है सर कि कारकर्दगी इतने कुछ दिनों में उन्होंने दिखाई, हालांकि इस हद तक कि उन्होंने बहुत सारी कमेटियों को उन्होंने तश्कील दिया। लेकिन सर एक मैं ज़रा इशू आपके सामने रखना चाह रहा था। इशू शायद नहीं है, वो अलीम खान साहब में एक आई थिंक एक कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग एक मेजर है कि स्टीयरिंग कमेटी जो है इन पहले 100 दिन के प्रोग्राम की, जो अमल दरामद की कमेटी है, वो है सीनियर वज़ीर अलीम खान साहब की सरबराही में। उसके बाद सर जो एनर्जी की कमेटी है वो भी जो तमाम रिव्यू करेगी ऑल मैटर्स रिगार्डिंग टू एनर्जी, वो भी सीनियर वज़ीर अलीम खान साहब की सरबराही में है। और साथ साथ सर एक और भी कमेटी है, कायदे आज़म सोलर प्राइवेट लिमिटेड। इसके साथ क्या कुछ किया जाएगा, आपको याद होगा सर, ये शहबाज शरीफ साहब का एक बहुत एक पैशन प्रोजेक्ट था, चलें उसको यही कहें, वो भी सर खान साहब की सरबराही में है। तो ये अच्छी बात है जनाब, पता है कि पंजाब को कौन रन कर रहा है। आप ये कमेटीज में से नाम उठा के मुझे बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कराना चाह रहा। असल हुक्मरान पंजाब का कौन है तो वो एक अलग बात है, लेकिन एजेंडा पे बात कर ली जाए। मैं सिर्फ सर एजेंडा से पहले मैं बस कहना चाह रहा हूँ कि जो पिछली हुकूमत की कई ऐसी कमेटियां थीं, लॉ रिव्यू कमेटी, लॉ रिफॉर्म्स कमेटी, फाइनेंस रिफॉर्म्स कमेटी वगैरह वगैरह वगैरह, और उन सब की सरबराही इसहाक डार साहब कर रहे होते थे। 30 से ज़्यादा कमेटियों की सरबराही इसहाक डार साहब कर रहे होते थे। उनकी भी कारकर्दगी सबके सामने है। उम्मीद ये कर सकते हैं कि अलीम खान साहब की कारकर्दगी बेहतर होगी। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ बाकिर साहब, आप वो इशू को चेंज कर देते हैं। आप एजेंडे की बात कर रहे हैं। एजेंडा का ये है कि इस वक्त पंजाब हुकूमत के सामने जो है सबसे बड़ा चैलेंज, और हमने इस दफ़ा ये पहले भी बात की थी और उनके अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी ये कह चुके हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं जो पीटीआई हुकूमत ने कायम की हैं, जिसकी वजह से उनको वोट मिला है, वो उन्होंने इस लेवल पे ले गए लोगों की एक्सपेक्टेशंस। और दूसरा जो है, उनको जो शहबाज शरीफ का साया उनके पीछे लगा रहेगा। ये नहीं कि वो अपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन एक उन्होंने एक इस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी पैदा कर दी थी जो बिग टिकट प्रोजेक्ट्स देखना चाहते थे। वो खैर से बेशक कहे कि आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस नहीं था, लेकिन एक विजिबिलिटी के हवाले से मंसूबा बंदी के गिर्द गर्दिश करती थी। प्रो डेवलपमेंट थे वो, चाहे वो ये अपनी ट्रेन प्रोजेक्ट्स हों या
मेट्रो प्रोजेक्ट्स हों, जो भी है, तो आपको वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है, आपने सर्विस डिलीवरी भी इम्प्रूव करनी है, आपने वो दोबारा से फोकस ह्यूमन डेवलपमेंट पे लेके आना है। तो ये काफ़ी गंभीर चैलेंज है जो अब आपने बहुत सी कमेटियाँ बनाई हैं और बड़े इंटरेस्टिंग कमेटियाँ कि वो जो बनाई हैं और कमीशंस बनाए हैं उसको रिफॉर्म करने के लिए। तो मैं उससे पहले कि ताकि लोग इस चीज़ को एनालाइज कर सकें कि ये जो आपने सारे उनकी लिस्ट तो गिनवा दी जो उनकी प्रायोरिटी एरियाज हैं, तो जो चैलेंजेस उनके सामने, जॉबलेसनेस तकरीबन 12 करोड़ जो है 1 करोड़ 20 लाख इस वक्त नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार हैं पंजाब में। सर्विस डिलीवरी का हाल बहुत बुरा है पंजाब में, वो उसको उन्होंने एड्रेस करना है। और इलाकों के दरमियान जो डिस्पैरिटी है, कुछ इलाकों के कहीं बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, कुछ देहातों में जो सर्विसेज उस तरह से नहीं अवेलेबल हैं, उसको एड्रेस करना है। डीपोलिटिसाइज करना है पुलिस को और ब्यूरोक्रेसी को। 1985 से लेकर आज तक जो आपने पुलिस को जान के इस तरह पोलिटिसाइज किया ताकि आपकी अपनी थाना कचहरी सियासत ज़्यादा से ज़्यादा मुअस्सर हो, ये सर आप मुझसे बेहतर जानते हैं। 1985 में ही आपकी मुस्लिम लीग सामने आई थी और वहाँ से ये फिर एक पुलिस का ये कल्चर इवॉल्व हुआ था और ये नासूर कितना ज़्यादा नुमाया हुआ था वो सबके सामने, जो इतना बड़ा कसूर का इंसिडेंट था सर, उसमें इमरान खान साहब ने अपनी पहली तकरीर में भी उसका जिक्र किया था। सिस्टेमिक चाइल्ड अब्यूज़ जिसमें पुलिस जान के FIR नहीं काट रही थी, उन्होंने कहा कि जी आप जो करना है आप कर लें। NHCR की भी रिपोर्ट है, उस पर जस्टिस फैज़ अली चौहान साहब की भी रिकमेंडेशंस हैं, उसमें सॉरी सर अली नवाज चौहान साहब की रिकमेंडेशंस हैं। उन तमाम चीज़ों के बावजूद वही का वही सर इशू उसी तरह का नवाज ली कि आप अभी तर्जुमान को भी ले लें, वो यही कहते हैं कि जी वो FIR हैं, वो FIR चल रहे हैं, 1-2 लोग हरासा में हैं। इतना बड़ा जो स्कैंडल था सिस्टमैटिक अब्यूज़ का, वो अब चला गया, खत्म हो गया। और वो मैं सिर्फ वो एक एग्जांपल है। आप एक एग्जांपल दे रहे हैं ना, ये हमारी ओवरऑल जो पॉलिटिकल एलीट की माइंडसेट है, ये उसकी अक्कासी करती है। तो अब ये जो अभी कल ही आपने बात की थी DCOs के लेटर्स, चकवाल और उधर के थे राजनपुर के, शायद उन्होंने लेटर्स लिखे हैं इलेक्शन कमीशन को, शायद लिखे हैं कि ये MNAs इस तरह से इंटरफेयर कर रहे हैं उनकी पोस्टिंग्स वगैरह में। तो ये एक माइंडसेट है, ये किस तरह से चेंज होता है, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई और इस तरह की कमीशन की रिपोर्टों से नहीं चेंज होगा। ये पार्टी लीडरशिप को असर्ट करना पड़ेगा कि जनाब अब आपने ये नहीं करना, अब ये सब चीजें माजी का हिस्सा बन चुकी हैं, अब इस तरह की चीज नजर नहीं आएगी। क्योंकि बाकर साहब अब आप खैबर पख्तूनख्वा की मसाली पुलिस की बात करते हैं, अब ऐसा नहीं है कि हमने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खैबर पख्तूनख्वा में नहीं देखा है। एक तो ये बात याद रखनी चाहिए। जो दूसरी बात याद रखनी चाहिए वो ये है कि 2013 में भी, यानी जब इमरान खान साहब अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में मुंतखब नहीं हुए थे, उनकी सूबाई हुकूमत अभी तक इक़्तिदार में नहीं आई थी, तो तब भी KP पुलिस को बाकी सूबों के पुलिस की निस्बत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट समझा जाता था। ये बहुत अच्छी बात है कि उस पर उन्होंने इम्प्रूवमेंट की और वो जो इम्प्रूवमेंट है वो इतने बड़े मैंडेट में अब साबित हो चुकी है। लेकिन अब आप उस तरह के इस्लाहात को पंजाब में किस तरह लागू करेंगे और 4 अरकान की जो कमेटी है वो लागू कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? नहीं, वो तो आपको पेपर बना के एक रिपोर्ट बना के दे देगी कि जनाब हमें इस तरह से स्ट्रक्चर्स को करना चाहिए। कर सकते हैं आप पुलिस ऑर्डर 2002 इन पे कर सकते हैं अप्लाई। आपने अपना वो आपको पॉलिटिकल विल दिखानी है। असल यहाँ पे कोई मैं लेजिस्लेशन सब कुछ रिक्वायर्ड है कि अगर आपने उसको मूव करना है आगे, लेकिन आपकी जो पॉलिटिकल विल है वो अभी तक हमें देखनी है, वो उसका भी हमें प्रूफ मिलना है। ठीक है। KP एक आइसोलेटेड प्रोजेक्ट था कि आपने जैसे खुद भी कहा, उसका पहले से बैकग्राउंड भी है कि वहाँ निस्बतन पुलिस की कारकर्दगी बेहतर रहती थी, तो वो चीज़ अपनी जगह पे। लेकिन आप सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा था, अब आपके सामने 3 सूबे हैं जहाँ आप हुक्मरानी कर रहे हैं। आप पंजाब सूबा है जो बहुत बड़ा है, लेकिन अब आपका एक मैंडेट एक ज्यादा बड़ा है, आपके सामने बड़ा कैनवस है, आपको पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल एक्शन आपने देनी है और असर्ट करना है कि हमने अब इस राह पे चलना है। और जो कुछ माजी में हम करते रहे हैं, मतलब मैं PTI की तो अब पहली दफा है, लेकिन जो पॉलिटिकल एलीट करती रही है और बहुत से लोग अब पीपल्स PTI के साथ हैं उनमें से, तो वो चीजें अब नहीं होंगी। बिल्कुल ठीक। बाकी प्लान पे भी आएंगे, अगले हिस्से में बात करेंगे, रहेगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात कर रहे थे पंजाब हुकूमत के 100 दिन के प्लान की और कि कितना मुमकिन हो सकता है कि पुलिस को पूरी तौर पे आज़ाद किया जाए, खुद मुख्तार बनाया जाए। बाकी साहब अगर पुलिस से आगे भी अब बढ़ जाएं, आपने बहुत अच्छी बात की सर कि शहबाज शरीफ साहब का जो साया है
वो ऑपोजिशन में भी जी और वैसे भी, और वैसे भी जो पब्लिक परसेप्शंस हैं, क्योंकि वो आपको उसके हिसाब से गेज करेंगे। हाँ जी। वो कहेंगे शहबाज शरीफ ये करता था, हमारे मोहल्ले में नालियां बनवाई, हमारे ये किया, सड़कें बनवाई, ये बनाई, आप क्या कर रहे हैं। और जब एक आदमी के पास इतनी ज्यादा वजारतें होंगी 10 साल, तो लोग आखिरकार यही कहेंगे। अब वो चीजें लोग, उनका जो इन्फ्लुएंस था, वो कॉन्टेक्स्ट लोग भूल जाएंगे। लोग कहेंगे कि जनाब ये होता था उस जमाने में, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि मैं रूरल इलाके से आता हूँ, तो लोग अभी भी बात करते थे, और अभी पिछले चंद सालों तक, कि परवेज इलाही ने ये सड़कें बनवाई, ये अस्पताल बनवाया। तो लोगों के सामने वो प्रोजेक्ट रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाकी चीजें छोड़ दें, लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस का जो एक इंडिकेटर बन जाता है वो ये है कि जनाब उसने अस्पताल बनाया, आपने बताया क्या बड़ा आपने दिलचस्प पॉइंट उठाया। उससे इंसानी मंसूबाबंदी हैंडीकैप नहीं हो जाती, क्योंकि अगर आप सेहत को या तालीम को ज्यादा तरजीह भी दें तो वो एकदम से वाजे नहीं होते जिस तरह ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स नुमाया होते हैं। ऐसी बात नहीं, बिल्कुल होते हैं। अब यही तो हमने पिछले सेगमेंट में मैंने कहा कि इनको इन चीजों में बैलेंस लाना होगा, कि जब ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर आप दोबारा से फोकस लेके आते हैं, और दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं है कि ये बिल्कुल छोड़ छाड़ के बैठ जाए कि जब सड़कें हमारे पास बहुत बन गई हैं, मोटरवेज बन चुकी हैं, अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट में हैं। अगर आपने ये भी किया तब भी लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्थ और एजुकेशन पे फोकस करें। और जो ये आपने कमेटीज पढ़ी हैं, इनमें देखें, आपने नोट किया होगा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के अंडर उन्होंने हेल्थ पे भी बनाई, और उन्होंने पिछली गवर्नमेंट के एक प्रोजेक्ट को एंडोर्स किया कि जनाब वो लिवर और किडनी के जो उनके ट्रांसप्लांट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको जारी रखेंगे। ये चीजें अच्छी हैं, लेकिन आप वो सब चीजों को स्क्रैप करके अब आगे नहीं बढ़ रहे। एक चीज़ है बहुत अहम बाकिर साहब, आपको पता है सर कि कुछ ऐसे सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले अदारे थे जिनको परवेज़ इलाही साहब ने या तो कायम किया था या उसकी इफ्तिताह की थी, और शहबाज शरीफ साहब ने उसको आगे फिर नहीं चलने दिया था। रेस्क्यू 1122 के भी जो फंड्स थे वो शायद बढ़ाने चाहिए थे, शहबाज शरीफ साहब को उस हद तक महदूद नहीं करने चाहिए थे। अब वही तनकीद तहरीक इंसाफ पे हो रही है, क्योंकि अब बात हो रही है कि जी दानिश स्कूल्स जो शहबाज शरीफ साहब का एक खसूसी प्रोजेक्ट था, उस पर फंडिंग रिस्ट्रिक्ट करना, उसके इम्कानात हैं। अभी भी आप देख लें सर कि जो ऑरेंज मेट्रो लाइन है उस पर भी कमेटी कायम हुई है। कायदे आजम सोलर प्राइवेट लिमिटेड की भी हम बात कर चुके हैं। आपने बात की ना, तो हम ये जो हमारी फ्यूल बेस्ड एनर्जी सिक्योरिटी है, हमें ऑल्टरनेट उसके ऊपर जाना है, सारी दुनिया जा रही है। बिल्कुल जाना है। बाकिर साहब कहना मैं बस ये चाह रहा हूँ सर कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं शहबाज शरीफ साहब के जिनमें बगैर किसी शक के उनमें या तो आपको इस्लाहात लाना होगा या आप उनको वाइंड अप करें और ख़त्म कर दें। पंजाब के लिए शायद वो उतने मुस्बत ना हो, और अगर आपको कहीं और तरजीह अपनी अप्लाई करनी हो तो आपको करनी चाहिए, लेकिन अगर अच्छा काम हो रहा है उसको रखना चाहिए, और सिर्फ इसलिए बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी जो सियासी ओनरशिप है या जो उसका क्रेडिट है वो किसी और को जाएगा, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने खुद किया परवेज इलाही साहब के दौर में। एक और दानिश स्कूल्स पे काफ़ी आपके तालीम के कंसल्टेंट्स कह रहे हैं और माहिरीन कह रहे हैं कि जी ये अच्छा नहीं होगा अगर आप इसको बिल्कुल ही खत्म कर दें। नहीं असद, वहाँ पे एक इनके लिए, क्योंकि अभी तो नया स्टार्ट लिया है, एक और एक सबक उस चीज़ इनको याद दिला दूँ कि परवेज मुशर्रफ साहब, चाहे आप उनके बारे में जो भी कहें, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का एक प्रोजेक्ट वो शुरू कर चुके थे, उसके अंडर काफी सारे फिल्ट्रेशन प्लांट्स लग चुके थे। जब ये हुकूमत आई तो उन्होंने उनकी मेंटेन जो अपना ये हुकूमत नहीं, जो इससे पहले वाली शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, उनकी मेंटेनेंस नहीं खत्म हो गई। उन्होंने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया पानी का, साफ पानी स्कीम, और वो अब आप उसका हाल देख ले। ये है कि अगर चीज अच्छी हो रही है उसको आप जारी रखें। अब ये नहीं है कि उसके ऊपर तकसीर लगी हुई इसलिए हम उसको खत्म करें। जो एक और इम्पॉर्टेंट असल मैं यहाँ पे चीज अभी यहाँ पे, क्योंकि सेगमेंट जल्दी से आगे चला जाता है, कि यहाँ पर पंजाब को ये खुशकिस्मती है उसको कि NFC अवार्ड के तहत उसे एक अच्छा शेयर मिलता है टैक्सेस का। ये बाकी सूबों की निस्बत इसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है। मसला ये आता है कि आपके फंड्स की जो वेस्टेज है, जो आपका टैक्स मनी आ रहा है, उसको आप प्रॉपरली आगे यूटिलाइज नहीं करते, या और तरीके से भी आपकी वेस्टेजेस है, उस पर इस हुकूमत को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि जो अगर आपके पास इस वक्त कोई शायद पंजाब के पास, ठीक है हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजी सिचुएशन है, उनको नए जो रेवेन्यूज़ के सोर्सेज देखने चाहिए, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वहाँ से भी ये काफ़ी बचत करके बेहतर तरीके से उसको गवर्न करके अपने रिसोर्सेज पैदा कर सकते हैं और इन प्रोजेक्ट्स को। और एक फाइनल चीज़ उसमें ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट अभी तक जो सारे का सारा इनका तरीकाकार है वो ये है कि आप एक इंडस्ट्रियल एस्टेट बना दें
اور وہاں پہ ایک آپ سڑک پرووائڈ کر دیں, گیس کا کنیکشن پرووائڈ کر دیں, لیکن آپ نے جو ایز آف بزنس, ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے, آپ کا ریگولیٹری فریم ورک ہے, اس پہ آپ کبھی نہیں آتے, کیونکہ وہ پولیٹیکلی شاید سینسیٹیو چیزیں ہیں, آپ وہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی ان اٹریکٹیو نہیں بنانا چاہتے. لیکن آپ کو یہ کرنا پڑے گا, جیسا میں نے بتایا 1.20 کروڑ کے قریب ہمارے ان امپلائڈ لوگ ہیں. یہ اگر پرائیویٹ سیکٹر یہاں آ کے انویسٹ نہیں کرتا پنجاب میں, تو آپ کے پاس جاب اپرچونٹیز حکومت نہیں پرووائڈ کر سکتی, تو آپ کو وہاں پر بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. اچھا, اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا نقطہ ہے باقر صاحب کہ جو شاید اتنا چھوٹا نہیں کنسیڈرنگ کہ تعداد کیا ہے ان گھروں کی, 50 لاکھ گھر عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے. اب بزدار صاحب نے بھی اپنے جو 100 ڈے پلان ہے اس میں یہ جو نمبر ہے 50 لاکھ کا, 5 ملین ہاؤسز, یہ سب کے سب پنجاب صوبے میں ہی بنیں گے. یہ میرا خیال میں ٹائپو ہے ان کی, انہوں نے ایگزیکٹ کنٹرول سی کنٹرول وی اور اس کے بعد آپ کے سامنے, کیونکہ ان کا ایجنڈا دیکھیں ایگزیکٹلی وہی کاپی کیا ان کا. جو پی ٹی آئی کا ہے وہ ٹھیک ہے اپنی پارٹی کا ہوتا ہے, لیکن آپ کو اپنے ٹارگٹس اور اپنے گولز کو اپنے پروونس کے مطابق ریوائز کرنا ہوتا ہے. یہ پورا کوٹا پورے پاکستان پہ جانا ہے, یہ جو آپ نے ہاؤسنگ کی یونٹس کا. اور شاید اتنی مناسب بات نہ ہو سر کہ اگر پورے پاکستان کا جو کوٹا ہے وہ آپ ایک ہی صوبے میں اپلائی کر رہے ہیں, اور جب وہ صوبہ پنجاب ہے تو سر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کیا تاثر نہیں آپ نے. میں صرف اس پہ یہ کہوں گا کہ جب آپ کے سامنے اپنے پی ٹی آئی کا ایجنڈا, جو آپ کی یقیناً آپ کی پارٹی کا ایک ایجنڈا ہے اور آپ کی نظر میں سب سے اچھا ایجنڈا ہے, تو اس کے اوپر آپ ایک ایموشنل طریقے سے نہ جائیں. آپ اپنا ایک گول بنائیں, اپنا ایک اسٹریٹجی بنائیں اور اس پہ پھر پورے زور سے اس کے پیچھے جائیں, اور آپ کے سامنے جو ہے نا گول پوسٹ بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اسی نقطے پہ وقفہ لیں گے اور اگلے حصے میں بات کریں گے بلوچستان میں جو مخلوط حکومت ہے اس میں دو سب سے بڑی سیاسی جماعتیں, بلوچستان عوامی پارٹی ایک طرف اور پاکستان تحریک انصاف دوسری طرف, اس میں کچھ اختلافات دیکھنے کو مل رہی ہیں. ایسا کیوں ہے, اتنی جلدی رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. آخر میں بات کریں گے بلوچستان حکومت کی, جس کے قیام کے چند دن بعد ہی معاملات کچھ بگڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. حکومت میں شامل دو بڑی جماعتیں یعنی بلوچستان عوامی پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات منظر عام پر آ رہے ہیں. تحریک انصاف کے بلوچستان سے اراکین نے یہ شکوہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب پارٹی کی صوبائی قیادت کو اعتماد میں نہیں لے رہے. اب ابتدائی طور پر یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے اراکین پارٹی کی نمائندگی اور محکموں کی الاٹمنٹ پر نالاں ہیں. اب اس حوالے سے تحریک انصاف کا وفد کل وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کرنے کے لیے بھی آ رہا ہے. اب آنے والے دنوں میں اس اتحاد کا مستقبل کیا ہوگا اور ان جماعتوں کا الائنس کتنا انڈیورنگ ثابت ہو سکتا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں کوئٹہ سے چیف علی شاہ صاحب. جی شاہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو حکومت بنتے ساتھ ہی, مخلوط حکومت بنتے ساتھ ہی جو بی اے پی اور پی ٹی آئی میں اب اس طرح کے ڈفرنسز نظر آ رہے ہیں, یہ سر یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ میرے خیال میں یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے گا. مخلوط حکومتوں میں یہی ہوتا ہے, لیکن جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے اس میں شک نہیں. یہ گئے ہیں کل سردار یار محمد رند اور ان کے ساتھ اور بھی ایم پی ایز ہے. کل یہ ملیں گے عمران خان صاحب سے اور پی ٹی آئی کی جو ہائی کمانڈ ہے ان سے ملیں گے, ان کے سامنے اپنے شکایات رکھیں گے. انہوں نے یہاں پہ بارہا وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے سامنے اپنے شکایات رکھے, لیکن شاید کوئی سنوائی نہیں ہوئی. یہاں پہ پرابلم جو ہے وہ تحریک انصاف کے اندر ہے. اس وقت بلوچستان اسمبلی میں ڈپٹی سپیکر ہے سردار بابر مساخیل, ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. وزیر صحت ہے نصیب اللہ مری, ان کا بھی تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. 7 ان کی تعداد ہے, 5 جو ہے وہ مخالفت میں ہے, 2 جو ہے وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے. لیکن ویسے دیکھا جائے تو بلوچستان میں بلوچستان عوامی پارٹی کو یہ کوئی پوٹینشیل تھریٹ نہیں ہے. وہ گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز نہیں کر سکتے ہیں, چونکہ ان کے ساتھ جو مطلوبہ اکثریت ہے یا جو ضروری اکثریت ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کو حاصل ہے. بی اے پی کو اے این پی کی سپورٹ حاصل ہے, ساتھ ہی ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے, بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی ہے. یہاں پہ بلوچستان میں حکومت بنانے کے لیے 33 ارکان کی ضرورت ہے.
لیکن جو پی ٹی آئی کے ذمہ داران ہیں ان سے میں نے بات کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ جام صاحب یا ان کے حکومت کے جو ذمہ داران ہیں وہ ڈائریکٹلی تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے ان سے رابطے میں ہیں، ان سے معاملات طے کرتے ہیں، ہمیں بائی پاس کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ سراپا احتجاج ہیں. یعنی ایک رکن اسمبلی نے، کل میں نے ان سے بات کی، انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ مجھے نام میرا ڈسکلوز نہیں کرنا. ان کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ ڈائریکٹلی بلوچستان میں مداخلت کر رہے ہیں اور یہاں پہ جام صاحب یا ان کے جو کیبنٹ ممبرز ہیں ان کے ساتھ معاملے طے کرتے ہیں اور ہمیں اگنور کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں کوئی پوٹینشیل تھریٹ نہیں ہے. اور خاص کر پھر جو پورٹ فولیوز کی بات ہے وزارتیں، تو انہوں نے ابھی تک 12 وزراء لیے ہیں، کوئی 5-6 جو ہے وہ ایڈوائزرز لیے ہیں. اکثر محکمے جو ہے انہوں نے الاٹ کیے ہیں، لیکن اب بھی جو کی ڈپارٹمنٹ ہے محکمہ یہ جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے یہ ابھی تک انہوں نے کسی کو الاٹ نہیں کیا ہے. ایجوکیشن نہیں کیا ہے، اریگیشن ہے، اسی طرح کے اور امپورٹنٹ پورٹ فولیوز ہے. شاہ صاحب جو گورنر بلوچستان کی پوزیشن ہے سر، اس پہ بھی کچھ وہ تنازعات دیکھنے کو ملے، اور وہ بھی ایک جو اچکزئی صاحب کے بھائی صاحب ہیں محمد خان اچکزئی صاحب، وہ ابھی بھی اس عہدے پہ فائز ہیں. گورنرشپ پہ بھی آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں محمد خان اچکزئی تو استعفیٰ دے چکے ہیں اور شاید ان کی استعفیٰ جو ہے وہ منظور کی گئی ہے، لیکن گورنر پہ بھی نو ڈاؤٹ تنازع ہے. تو ابھی سر گورنرشپ ویکنٹ ہے؟ جی بالکل، یہاں پہ جو پوزیشن ہے وہ ویکنٹ ہے. اسپیکر بلوچستان اسمبلی قدوس بزنجو جو کہ سابقہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، وہ اس وقت بحیثیت ایکٹنگ گورنر یہاں پہ پرفارم کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے یا ان کے جو ورکرز ہے، یہ ان کی شکایت ہے کہ جی خیبر پختونخوا، پنجاب یا سندھ میں پی ٹی آئی کے جو کارکن تھے یا لیڈرز تھے وہ گورنر بنے، لیکن یہاں بلوچستان کے جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ یہ نظر نہیں آ رہا ہے، ابھی تک کلیئر نہیں ہے، اور یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ کون گورنر ہوگا. کچھ دنوں پہلے جس شخصیت کو انہوں نے گورنر نامزد کیا، ڈاکٹر امیر محمد خان جگیزئی، وہ بھی پی ٹی آئی کے کوئی اس طرح کے سٹانچ یا ہارڈ کو ورکر نہیں تھے. ہمدرد ضرور ہوں گے. علی شاہ صاحب، کیونکہ ہمارا وقت کم ہو رہا ہے سر، بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا. ہمیشہ ہم قیمتی رائے سے بے تحاشا مستفید ہوتے ہیں. جناب باقر صاحب، وقت ہمارا کیونکہ کم ہے سر، لاسٹ ورڈ اور پھر کلوز اچھا کرتے ہیں. نہیں، اس طرح سے انہوں نے بالکل صحیح طرح سم اپ کر دیا، کیونکہ میں نے بھی دونوں پارٹیز سے بلوچستان میں بات کی تو مجھے بھی جو سینس ملا کہ ایک کرائسس نہیں ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ رند صاحب کی یا ان کے ساتھ ایک دو لوگ ہیں، ان کے ایک ذاتی جسے کہتے ہیں کہ ایک پوزیشن ہے کہ ان کو سزا سنوائی نہیں ہو رہی، ورنہ ان کے ساتھ وہ کوپریٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ پی ٹی آئی کی سب وہ جو باپ کا کہنا ہے جو بلوچستان عوامی پارٹی کا، ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھ ارینجمنٹ ہے، یہ جو بار بار ذکر کر رہے تھے نا کہ لیڈرشپ سینٹرل لیڈرشپ کر رہی ہے، تو ان کا بھی یہ ہے کہ جی ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس ہے، نہ کہ کسی شخصیت کے ساتھ. تو وہ تھوڑی سی ایک مس انڈرسٹینڈنگ میرا خیال میں چل رہی ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور باقر سجاد کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجئے سوشل میڈیا کے ذریعے، اور اجازت دیں. خدا حافظ.